प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री। इससे पूर्व के वीडियो में भी इसी विषय पर चर्चा की गई थी। शेष जो ये विषय रह गया उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के विषय वस्तु अथवा विषय सामग्री के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसको 3 जिल्दों में 1877 में प्रकाशित हुई, जिसमें उसने समाजशास्त्र का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण किया। उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का निर्धारण काम्टे की अपेक्षा व्यवस्थित ढंग से किया। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। इनके अतिरिक्त स्पेंसर ने समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। वे समाज के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। समाज के जितने भी तत्वों, उनके बीच जो भी पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, उनका भी स्पेंसर ने अध्ययन करने पर जोर दिया है, जिससे ये ज्ञात हो सके कि इकाइयाँ किस प्रकार से संपूर्ण को प्रभावित एवं परिवर्तित करती हैं और संपूर्ण की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। इनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने यौन संबंधी मानदंडों एवं परिवार और राजनीतिक संस्थाओं एवं धर्म के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। उसने पुरोहित व्यवस्था और अन्य संस्तरण व्यवस्थाओं के अध्ययन पर भी सुझाव दिया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उनकी रचना में होने वाला परिवर्तन अन्य संरचनाओं में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। स्पेंसर ने संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक इकाई मानना भी दिया है। उसने विभिन्न प्रकार एवं स्तर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करने का सुझाव भी दिया है। उनका मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाजों की संरचना एवं प्रकारों के तथ्यों का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार काम्टे ने समाजशास्त्र का जिस प्रकार से विभाजन किया, उसकी झलक हम स्पेंसर के विचारों में देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले के वीडियो में जब मैंने ऑगस्ट काम्टे के बारे में समाजशास्त्र के विषय वस्तु और विषय सामग्री के बारे में जो चर्चाएं की हैं, वो काफ़ी स्पेंसर से मिलती जुलती हैं। इसके बाद दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, किंतु उसकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा अन्य रचनाओं के आधार पर हम इस संदर्भ में उसके विचारों को ज्ञात कर सकते हैं। दुर्खिम ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। दुर्खिम ने एनी सोशियोलॉजिक्यू नामक प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका को 7 खंडों में एवं कई उपखंडों में विभाजित किया है, जो कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में उसके विचार को व्यक्त करते हैं। उनके प्रमुख खंड इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सामान्य समाजशास्त्र।
2. धर्म का समाजशास्त्र। 3. कानून एवं नैतिकता का समाजशास्त्र, जिसमें राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन तथा परिवार और विवाह आदि उपखंड आते हैं। नंबर 4. अपराध का समाजशास्त्र। 5. आर्थिक समाजशास्त्र, जिसमें मूल्यों का माप, व्यवहारिक समूह आदि उपखंड आते हैं। 6 नंबर का है जनांकिकी। इसके उपखंड में नगरीय ग्रामीण समुदाय आते हैं। नंबर 7. सौंदर्य का समाजशास्त्र। दुर्खिम ने 1896 में समाजशास्त्र के विषय वस्तु की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उपयोग समकालीन समाजशास्त्र के पुनरावलोकन के लिए भी किया जा सकता है। दुर्खिम ने भी कॉम्टे में स्पेंसर के भांति संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों एवं उनके अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन पर भी जोर दिया। उसने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स का अध्ययन करना चाहिए तथा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून एवं नैतिकता आदि के सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अभाव में उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। अर्थात दुर्खिम जो समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में जो स्पष्ट करना चाहते हैं, उनका कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून और नैतिकता सभी चीजों का समावेश हो। इसके अभाव में उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। दुर्खिम ने भी स्पेंसर की तरह समाजों को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई मानने की बात कही और उन्होंने विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इसके बाद मैक्स वेबर ने अपना अधिकांश समय एक विशेष अध्ययन पद्धति वेरेस्टन की विवेचना करने में लगाया। वेरेस्टन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। उदाहरण, हम एक अपराधी का अध्ययन कर टीका टिप्पणी करते हैं, उसके स्थान पर हम उस अपराधी की जगह स्वयं को रखकर देखें, हम होते तो कैसा व्यवहार करते, तभी हम वस्तु स्थिति से ठीक से परिचित हो पाएंगे। वेबर सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र के विषय वस्तु मानता है। वेबर ने धर्म, आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों, मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, वर्ग, जाति, शहर एवं संगीत आदि विषय पर विस्तृत चर्चा का कार्य किया। उसने धर्म के आर्थिक प्रभाव का भी अध्ययन किया। यद्यपि इन सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु की अलग अलग व्याख्या की है, फिर भी उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1, सभी समाजशास्त्री सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र में सम्मिलित करते हैं कि सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और ये संस्थाएं परिवार से लेकर राज्य तक की हो सकती हैं। नंबर 2, सभी समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना चाहिए। नंबर 3, दूसरा है कि तीसरा,
कि सभी समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं कि संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई माना जाना चाहिए। समाजशास्त्र ये भी देखे कि सभी समाजों में कुछ समानताएं एवं भिन्नताएं क्यों हैं। नंबर 4, सभी समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया या सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये विचार मुख्य रूप से वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।